नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी का सियासी समीकरण कहें या फिर यूँ कहें कि काउंटडाउन यूपी चुनाव का शुरू हो चुका है। जी हाँ, देखिए 10 फरवरी से 7 चरणों में होने वाली यूपी की वोटिंग शुरू हो जाएगी और 10 मार्च को पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि अब की बार यूपी की जनता ने किसको अपना किंग बनाया या फिर यूँ कहें कि जनता का जनादेश इस बार किसके पास जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार यूपी का चुनाव इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यूपी से ही देश की राजधानी दिल्ली का रास्ता निकलता है। 403 सीटें विधानसभा की और तमाम राजनीतिक पार्टियां बीजेपी से लेकर कांग्रेस, आपका सपा, बसपा, आरएलडी, तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है तमाम कहें कि वोटरों को अपनी तरफ लाने के लिए। और इस बार कौन सी या फिर यूँ कहें कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतेगी। बीजेपी जहां 300 प्लस का नारा दे चुकी है तो वहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर जीतना चाहती है और एक तरह देखें तो अखिलेश यादव के करियर का सबसे बड़ा सवाल है इस बार। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है क्योंकि इस बार उन्हें अपने कंधों पर यूपी में कमल खिलाना है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आज यही भविष्यवाणी करने वाले हैं राकेश चतुर्वेदी जी। तो सर सबसे पहले किससे शुरू करें हम, आप बताइए। सत्तारूढ़ बीजेपी से? बिल्कुल, सत्ता में जो बैठे हैं क्योंकि उनके ही कर्म प्रधान यह चुनाव रहेगा और उनके ही कर्मों के अनुसार इस जो राजनीतिक उथापथल है इसके भविष्य की हम देखेंगे, यहाँ पे परिचर्चा करेंगे ज्योतिषीय कारण से। पहली चीज कि इन तिथियों पे अगर हम जोर दें तो बीजेपी ने पूर्ण कोशिश किया है कि सूर्य के अंक के साथ ही शुरुआत और सूर्य के अंक के साथ ही समापन करने की तिथि अंक के अनुसार। अच्छा, मैं अगर तिथियों का नाम बताऊं तो 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग है, 14 फरवरी दूसरे फेज की, 20 फरवरी दूसरे फेज की, फिर आपकी 23 फरवरी चौथे फेज की, 5वें चरण की वोटिंग है 27 फरवरी को, छठे चरण की वोटिंग 1, 2, 5 और 9 के अंक के साथ पूर्ण रूप से खेला गया है तिथि में। और अगर आप पहले वोटिंग की डेट देखते हैं 10 फरवरी को और रिजल्ट डे का डेट देखते हैं तो दोनों का ही जो तिथि का अंक जो कहते हैं कि तिथियांक जो रहता है वह 1 आता है, वह सूर्य की लीडरशिप में रहता है। प्रयास पूर्ण रूप से किया गया है कि यहाँ पर क्योंकि सूर्य धर्म रक्षा का राजा है, आत्मीय कारक है, यह धर्म ध्वजा को हमेशा बल देता है, धार्मिक चीज़ों को बल देता है, धर्म के नाम पर लड़ने वालों की, धर्म के नाम पर व्यापार करने वालों को भी बल देता है। तो इसका पूर्ण उपयोग किया गया है। लेकिन जो 300 प्लस का इनका नारा है, हमें नहीं पता कि यह किस आधार पर, या राजनीतिक पार्टियां देखिए अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बोलने में विश्वास रखती हैं, लेकिन हमारा जो उत्तरदायित्व है एक ज्योतिषी के रूप में वो बढ़ जाता है। बढ़ इसलिए जाता है कि हमारे बोले गए शब्दों पर हमारे सामने जो हमारे दर्शक है, हमारी जनता है, उसका भी विश्वास उस पर निर्भर करता है और कहीं न कहीं कुछ हद तक उनका मूड हमारे शब्दों के अनुसार भी बदलता है। 300 प्लस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम अंक में इसको देखें बीजेपी के लिए तो हमारी तरफ से जो अनुमान है वह 210 सीटों से लेकर 230 सीटों के आसपास में यह गणना जाती है। इसके मध्य में ही यह रहेगा। सत्ता हमारे समझ से बीजेपी की आ रही है और बीजेपी ही यहाँ सत्ता पर काबिज होगी कविता जी। तो जो अंक का इनका चैलेंज है उस पे यह झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। हमारा जो ग्रहीय कैलकुलेशन है, जो अंकीय कैलकुलेशन है, वह 210 से 230 सीटों के बीच में इस आंकड़े को रखा जाता है। अगर इसको और छोटा आप करने को मुझे कहेंगी तो मैं 215 से 222 का आंकड़ा मैं रखता हूं इनके लिए। आपका कहने का मतलब है कि 300 का आंकड़ा छू नहीं छू पाएगी, किसी कीमत पे नहीं छू पाएगी। यह ग्रहीय रूप से मेरा दावा है और एक ज्योतिषी के रूप में मेरा कैलकुलेशन है जो कि
99% मैं कहता हूं कि मेरे शब्द झूठे नहीं होंगे, यह मैं दावा करता हूं अपने ज्ञान के आधार पर। 1% मैं इसलिए नहीं बोलता हूं, और मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं हूं कि अपने आप को ईश्वर से ऊपर रख लूं। वह 1% ईश्वर के हाथ होता है। ईश्वर चाहे तो जो नाम, जिसका नाम भी ना हो, उसको भी एक बार राजा की गद्दी पे बिठा देता है। तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जो एक्यूरेट ज्योतिष कहता है, जो अंक ज्योतिष कहता है, जो वैदिक ज्योतिष कहता है, तिथियों के अनुसार है, वह इसी अंक के आसपास ठहरने का अनुमान रहेगा। चलिए, बीजेपी के मामले में तो आपने अपनी भविष्यवाणी कर दी है, आपकी कैलकुलेशन कितनी सटीक बैठती है वो तो 10 मार्च को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो 2017 में बीजेपी ने 312 सीटें ली थी और आपने कहा इस बार 300 से नीचे आएंगी, तो यहाँ सीटों की कमी हो रही है, बढ़ोतरी नहीं है इसमें। और अगर अब बात की जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की, मुझे याद है साल 2017 में अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया था कि यूपी की जनता को ये साथ पसंद है। किसका साथ? कांग्रेस का साथ साथ में। हालांकि कांग्रेस के साथ का गठबंधन कर उन्हें क्या फ़ायदा हुआ वो तो दुनिया जानती है। उस गठबंधन से जहां बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को तकरीबन 47 सीटें आई थी अपने बल पर। तो क्या लगता है इस बार 47 सीटें से नीचे या ऊपर? नहीं, इस बार देखिए, जो अखिलेश यादव की जो कुंडली है, वह इस इलेक्शन में उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने की खूब कोशिश किया है। और इस बार उनका जो टारगेट है, इससे पहले 2017 वाले में उन्होंने नाम और फ्रेम पे उन्होंने खेला था। लेकिन अखिलेश यादव को भी अब यह समझ में आ चुका है कि अब जो लड़ाई है वह जमीनी स्तर की है। वह अपने आप को जमीनी स्तर का साबित करके ही आप राजनीति में शीर्ष पर आ सकते हैं। तो इस बार पूर्ण प्रयास इनका है और उसमें बहुत हद तक यह कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस समय हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष की राजनीति में भाजपा का एक दबदबा हो चुका है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि कुछ ऐसे बड़े निर्णय जो केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए, वह बहुत ही कठोर थे और बहुत ही बड़े निर्णय थे, जिनको सभी ने सराहा है। और यह एक वजह बनी है कि भारतीय राजनीति में वोटर्स को एकजुट करने के लिए। अब इस पे कुछ लोग नारा देते हैं कि जातिगत तरीके से, कुछ लोग कहते हैं किसी अन्य तरीके से, धर्म के नाम पर, लेकिन हम इसको धर्म से भी हटकर कहते हैं। धर्म के मुद्दे पर एक सीमित वर्ग बीजेपी के साथ है, लेकिन हिंदुत्व एक मुद्दा, हिंदुत्व और धर्म दोनों अलग अलग है। अब इसको धर्म ध्वजा और हिंदुत्व को एक साथ मत लीजिएगा। हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं तो वह मंदिर और उन सारी चीजों से हटकर आ जाता है अपने विशेष सनातन धर्म के रक्षा के लिए। वहां पर बीजेपी ने सबके मस्तिष्क पर इकलौता कब्जा किया हुआ है। लेकिन उस बीच भी अखिलेश यादव बहुत हद तक कामयाब होंगे अपना नाम और अपनी साख बचाने के लिए। और यह चुनाव जो है 2017 से बहुत ही अच्छा होगा इनके लिए। इनकी साख बढ़ेगी, इनका प्रभाव और दबदबा समाजवादी पार्टी में बनेगा। देखिए, अखिलेश के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके अपने ही परिवार, अपने ही कुटुंब से लड़ाई। यह दूसरों से बाद में लड़ते हैं, पहले अपने आप से लड़ते हैं। तो इस बार यह जो इलेक्शन है, यह इनको पूर्णतया बल दे देगा। और जैसे कि एक समय था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कहना पूरी पार्टी मानती थी, वह शायद 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव के कुंडली में वह प्रभाव आ जाएगा। और 2022 का यह इलेक्शन अखिलेश यादव को पूर्ण बल दे रहा है कविता जी, और पूर्ण रूप से पिछले बार के इलेक्शन के कंपेयर में इनको लाभ की स्थिति में ले जा रहा है। और अगर यहाँ पर आप अब तुरंत पूछेंगी अंक में, तो हम पहले ही बोल देते हैं कि अगर हम सीटों के अंक की बात करें तो जो एक्यूरेट, जो इनकी कुंडली के अनुसार, इनके ग्रह दशा के अनुसार आता है, यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और अनुमान है हमारा जो ग्रहीय दृष्टिकोण से और रिजल्ट के दिन का जो वर्तमान गोचर स्थिति बन रही है और अखिलेश यादव की कुंडली बन रही है, उसके अनुसार यह 120 से 135 सीटों के बीच में यह सिमट जाएंगे। यही इनकी सीमा रहेगी। लेकिन पिछले बार के
कंपेयर में यह इनकी शक्ति बढ़ेगी और इनका प्रभाव बढ़ेगा, पिछले बार के तुलना में वोट बैंक इनका बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नाम अखिलेश यादव का आएगा और उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। कविता जी, चलिए, यहाँ तो आपने अखिलेश यादव की सीटों में आपने बढ़ोतरी कर डाली है, लेकिन अब बारी आती है बहुजन समाज पार्टी की। और इस वक्त सोशल मीडिया में बहुजन समाज पार्टी के लिए यही कहा जा रहा है आखिरकार मायावती का हाथी गायब क्यों हो। एक तरफ कहा जा रहा है कि मायावती की जो राजनीति थी, जो पॉलिटिक्स है, वो खत्म हो चुकी है इस चुनाव के बाद। क्या लगता है आपको? पिछली बार तो वो 19 सीटें जीत पाई थी, इस बार कितनी सीटें उनके खाते में जाती हुई दिख रही हैं? देखिए, मायावती के लिए अब हम वही चीज कहेंगे कि ग्रह अब जब एक समय तक सुख देते हैं कविता जी, अब मायावती का व्यक्तिगत रूप से अगर हम अभी बसपा को छोड़कर मायावती के बारे में हम बात करें तो मायावती के ग्रह अब प्रभावहीन हो गए हैं, जो राजनीति में राज सत्ता सुख देते हैं। अब इनका नाम, इनका कद ढलान पर है और यह 2022 का इलेक्शन इनके लिए पूर्ण प्रभावी होकर शायद यह अंतिम इलेक्शन राज्य स्तर का रहेगा। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यह इनके लिए शायद यह अंतिम प्रभावी इलेक्शन रहेगा। उसके बाद यह शायद ग्रहीय दृष्टिकोण से, जितना हम इनके कुंडली चक्र का अध्ययन हमने किया, जितना हमें याद है, इनके लिए अगला चुनाव लड़ पाना या लोग देख पाए इनको, इसमें भी हम कहें तो इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब बात करते हैं बसपा के प्रभाव का। देखिए, बसपा का जो वोटर था वह हम कहें कि ब्राह्मण समाज और एक पिछड़ा वर्ग जो अनुसूचित दल वाला जो था, उन पर इनका एक होल्ड था। लेकिन ब्राह्मण समाज और जो यह निचला वर्ग है, यह भी राष्ट्र और हिंदुत्व के मुद्दे पर कटकर यही कट्टर बीजेपी के वोटर बने हैं। तो यहाँ पर बसपा को बहुत ज़्यादा लाभ और हानि मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। हमारा अनुमान है यह 15 से 25 या 30 सीट को मैक्सिमम रहेंगे, 15 से 30 सीटों के बीच में ही बसपा सिमट के रह जाएगी। कविता जी, जाते जाते बस मैं बात कांग्रेस की करना चाहती हूँ, क्योंकि एक दौर था जब यूपी में कांग्रेसियों का भी दबदबा रहा है और हमारी देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी रही है। लेकिन आज देखिए, वही कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट के रह गई है यूपी में, क्योंकि पिछली बार तो महज 7 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आ पाए हैं। अब की बार क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मेहनत की पार्टी की तरफ से और यूपी में खासकर, तो क्या लगता है उनकी मेहनत कुछ रंग ला पाएगी? 7 सीटों से कुछ ऊपर जा पाएगा डिजिट? सिंगल डिजिट से 2 डिजिट आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे? कविता जी, आपके साथ ही हमने बोला था, आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी जितना हितैषी महिलाओं की अपने आप को दिखाती हैं या जितना समाज की हितैषी वह दिखाती हैं, उतना वो है नहीं। और वही नारा भी देती हूँ, और जो उन्होंने दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वह नारा ही उनके लिए सबसे बड़ा काल होगा। अच्छा। और यह देखने को मिलेगा कि इनके इस नारे से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की उम्मीद नहीं रहेगी और यह आंकड़ा आसपास ही रहेगा। और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा लाभ नहीं, 1 से 2 सीटों का इनको लाभ होगा। बहुत ज़्यादा प्रभावी ना प्रियंका गांधी ना इनका यह नारा इस बार भी देखने को मिलेगा। यह पूर्ण रूप से आप देखिएगा कि यह और इनका नारा दोनों ही विफल होने वाले हैं इस वर्ष। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने अपनी कैलकुलेशन तो बता दी है कि अब की बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं और इनकी कैलकुलेशन कितनी सटीक बैठती है, ये तो देखिए 10 मार्च की तस्वीर तय करेगी। इसी के साथ मुझे और राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।